Assalamu alaikum, dear students of ADP class. Today our topic is cancer. The term cancer usually refer to numerous different diseases which are characterized by uncontrolled growth and spread of abnormal cells. हम कैंसर किसे कहते हैं? हम डिफरेंट डिजीज़ को कहते हैं जिसमें अबनॉर्मल सेल्स की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है, उनका स्प्रेड होता है। यानी ऐसे सेल्स जो कि नॉर्मल नहीं हों, क्योंकि नॉर्मली सेल्स में तो चलता रहता है ये सिस्टम कि उनकी ग्रोथ वगैरह होती रहती है, लेकिन ये अबनॉर्मल सेल्स में कि अनकंट्रोल्ड जब ग्रोथ होती है तो उसको हम कैंसर कहते हैं। अगर हम एक हेल्दी सेल को देखें तो उसके डेली फंक्शंस जो चल रहे होते हैं वो ग्रोइंग होती है और इसके अलावा रेप्लिकेटिंग होती है, यानी तादाद में बढ़ते जाते हैं, और रिपेयरिंग होती है बॉडी ऑर्गन्स की। तो व्हेन जो नॉर्मल सेल जो है वो उसका फंक्शन अगर किसी वजह से इंटरप्ट हो जाए, उसमें इंटरप्शन हो जाए, यानी रुकावट को पैदा हो जाए, तो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ और एबनॉर्मल सेलुलर डेवलपमेंट होती है किसकी? न्यूप्लाज्म्स की। न्यूप्लाज्म्स हम कह सकते हैं कि कोई गिल्टी बन जाना, तो कोई रसोली बन जाना, उसकी वजह से फिर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ शुरू हो जाती है और एबनॉर्मल सेलुलर डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। यानी इस जब भी कोई एबनॉर्मल सेल्स की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ स्टार्ट होगी तो इट मीन्स के ज़्यादातर ये होता है कि कैंसर का अमल जो है वो शुरू हो जाता है और ऐसे गिल्टी वगैरह बननी जो है वो शुरू होती है। फिर उसके बाद क्या होगा कि ये जो न्यू प्लाज्मिक मैस होगा ये सेल्स की एक क्लम्बिंग बना लेगा, यानी उनका एक ग्रुप बना लेगा, जैसे इकट्ठे हो के एक ग्रुप की फॉर्म में सेल्स बनेंगे, उसको हम ट्यूमर कहते हैं। तो ट्यूमर्स दो तरह के होते हैं। कुछ ट्यूमर्स जो होते हैं वो नॉन कार्सिनस होते हैं और कुछ जो होते हैं वो मैलिग्नेंट होते हैं। अब जो नॉन कैंसरस जो होते हैं वो हार्मलेस होते हैं, जो नॉन कैंसरस होते हैं, और जो मैलिग्नेंट होते हैं वो डेंजरस होते हैं और आमतौर पे उनकी वजह से डेथ भी हो सकती है। तो ये हमने देखा कि कैंसर जो है वो एक्चुअली में कहते किसे हैं कि हम डिफरेंट डिजीज़ जिसमें अबनॉर्मल सेल्स की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो और उनकी वो स्प्रेड हो, यानी ग्रोथ बहुत तेज़ी से फैल भी रही हो, उसको हम इस बीमारी को अमूमन कैंसर का नाम देते हैं। और उसमें स्टार्ट में कोई गिल्टी वगैरह, रसोली वगैरह नज़र आती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये होता है कि वो ट्यूमर की शक्ल अख्तियार कर लेती है। और फिर मैंने आपको बताया कि ट्यूमर दो तरह के हो सकते हैं, नॉन कैंसरस भी हो सकते हैं और मैलिग्नेंट भी हो सकते हैं। नॉन कैंसरस वो जो हमारे लिए हार्मलेस होते हैं, और मैलिग्नेंट वो होते हैं जो कि डेंजरस भी हैं, हार्मफुल भी हैं, और उनकी वजह से डेथ भी कॉज हो सकती है। अब ये होता किस वजह से है, तो इसके बारे में दो थेरीज़ हैं। एक थेरी ये कहती है कि कुछ ऐसा एरर हो जाए, ये लेकिन स्पॉन्टेनियस एरर हो जाए जो सेल रिप्रोडक्शन के दौरान कोई भी ऐसा एरर हो जाए, उसकी वजह से भी कैंसर हो सकता है। और दूसरी क्या थेरी बताती है कि कैंसर जो है वो कोई भी एक्सटर्नल एजेंट की वजह से हो सकता है, और वो एजेंट में भी के नॉर्मल सेल में एंटर हों और फिर कैंसर को कॉज करें, यानी प्रोसेस को स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट इन्वायरमेंटल कार्सिनोजेंस भी इन्वॉल्व होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, यानी कौन कौन से रीज़न्स बनते हैं इसमें आमतौर पे जो कैंसर पैदा करने का बायस बनते हैं। उनमें रेडिएशन हो सकती है, केमिकल्स हैं कुछ इस तरह के, इसके अलावा हार्मोनल ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाए, और इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने वाली ड्रग्स ली जाएं, या कोई ऐसे हम टॉक्सिक सब्सटेंसेस ले लें जो इस डिज़ीज़ का बायस बन सके, कैंसर का बायस बन सके। तो जैसे रेडिएशंस वगैरह हैं, केमिकल्स हैं। अब केमिकल्स आगे मैं बताऊंगी भी, जैसे ही हम स्प्रेज वगैरह होते हैं दवा, इसके ऊपर फसलों पे स्प्रे वगैरह होते हैं, तो ये सारे जो हैं पेस्टिसाइड्स की हो गई और हर्बिसाइड्स उनको मारने के लिए ये सारा जो है इस्तेमाल किया जाता है, यानी ये फैक्टर्स होते हैं। पोल्यूशन हो गई, रेडिएशन है,
तो अमूमन इनकी वजह से कैंसर कॉज होता है। और भी हम इसके जो फैक्टर्स हैं वो भी देखेंगे, मज़ीद देखेंगे। तो कैंसर की अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो अमूमन उसको 3 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले है कार्सिनोमास। कार्सिनोमास अमूमन जो है वो एपिथेलियल टिश्यूज़ पे ये बनते हैं, ये कैंसर, यानी एपिथेलियल जो टिश्यूज़ होते हैं उनके सरफेसेस पे। और वो एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या होते हैं, वो ऐसे टिश्यूज़ हैं जो आपकी बॉडी सर्विस को कवर करते हैं और लाइनिंग ऑफ मोस्ट बॉडी कैविटीज़ बनाते हैं, यानी बहुत सी जो बॉडी की कैविटीज़ हैं उनकी लाइनिंग ये होती हैं, उसको हम एपिथेलियल टिश्यूज़ कहते हैं। तो ये कार्सिनोमास जो होते हैं वो कैंसर्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं और ये मोस्ट कॉमन साइट्स होती हैं कैंसर की, यानी एपिथेलियल टिश्यूज़ जो हैं वो उसके जो कैंसर्स हैं, और ये ज़्यादातर काफ़ी कॉमन जो होती हैं जगह होती हैं कैंसर पैदा होने की। कैसी कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे अब आप देख लें ब्रेस्ट है, लंग्स हैं, इंटेस्टाइन है, यूट्रस है, कोलन है, स्किन है, माउथ है, इन सब की जो है एग्जांपल्स ये हैं कार्सिनोमास की। ठीक है, तो इसका जो प्रोसेस होता है कैंसर स्प्रेड होने का और जिस जगह पे वो पाया जा रहा है उससे डिफरेंट बॉडी में फैलने का, वो सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू भी हो सकता है और लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू भी हो सकता है, और फिर बाद में सॉलिड ट्यूमर्स पैदा हो जाते हैं, यानी सॉलिड फॉर्म अख्तियार हो जाती है उनकी ट्यूमर्स की। दूसरा जो है वो है लिम्फोमास। लिम्फोमास क्या होगा कि वो डेवलप होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम है, और इसमें क्या होता है कि जो इन्फेक्शन फाइटिंग रीजन होता है बॉडी का उसमें ये पैदा होते हैं, उसमें ये डेवलप होते हैं। ये फैलते कैसे हैं, ये लिम्फ सिस्टम के थ्रू फैलते हैं। तीसरा जो है वो है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया में क्या होगा कि ये कैंसर होगा ब्लड फॉर्मिंग पार्ट्स का, यानी वो जगह जहाँ पे ब्लड फॉर्मेशन हो रही है बॉडी की, जैसे बोन मैरो, स्पेशली बोन मैरो में होगा, और ये नॉन सॉलिड ट्यूमर होता है। इसके अलावा वाइट ब्लड सेल्स की अगर एबनॉर्मल इंक्रीज़ हो जाए तो ये भी इसी में शामिल होगी। तो अगर हम देखें अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हम देखें कि इनके फिर फैक्टर्स ज़्यादातर क्या बनेंगे, तो ये क्लासिफिकेशन के बाद अगर हम देखें फैक्टर्स में, तो वो डाइट, सबसे पहली जगह पे हम उसको डाइट को रखेंगे, और दूसरा हम रखेंगे टोबैको को, तंबाकू की डिफरेंट जो टाइप्स हैं वो रखेंगे, और इसमें तकरीबन 60% कॉजेज़ होते हैं डेथ के कैंसर के ज़रिए। तो इसके अलावा कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो इससे निचले हम दर्जे में लेके आएंगे, वो इन्फेक्शन भी हो सकता है, कोई जेंडर भी हो सकती है कि मेल फीमेल में ज़्यादा है, मतलब मेल में ज़्यादा या फीमेल में ज़्यादा, इस तरह से फीमेल में ज़्यादा कुछ कैंसर होते हैं, कुछ मेल में। ऑक्यूपेशन हो सकता है आपका, अल्कोहल का इस्तेमाल हो सकता है, पोल्यूशन है, रेडिएशन है, मेडिकल ड्रग्स हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ऐसी हो जाती हैं कि उनका जो निकलता है अंदर से धुआं वगैरह कह लें, या इसके अलावा जो उनके अंदर से मेटल्स वगैरह होते हैं वो पानी में शामिल हो जाएं या हम उनको इस्तेमाल करें। और इसके अलावा फूड एडिटिव्स, यानी जो हम खाने की शक्ल को बढ़ाने के लिए, फ्लेवर को बढ़ाने के लिए, उसकी थिकनेस को मेंटेन करने के लिए, उसकी कंसिस्टेंसी को स्टेबल करने के, इस सब चीज़ों के लिए हम जो फूड एडिटिव्स डिफरेंट यूज़ करते हैं, इसमें जैसे आपकी मिठाइयों में डिफरेंट कलर्स इस्तेमाल होते हैं, एक आम एग्ज़ाम्पल है। तो ये सारे फूड एडिटिव्स जो होते हैं ये भी खाने की जो क्वालिटी है उसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। प्रिजर्वेटिव्स हैं, खाने को हम प्रिजर्व करने के लिए बहुत अरसा के लिए भी हम जो यूज़ करते हैं वो भी, और इसके अलावा अल्ट्रा वायलेट जो रेजेस हैं वो भी इसमें शामिल हो जाएंगी। इसमें कुछ फैक्टर्स तो कंट्रोल हो सकते हैं और मतलब उनके कैंसर्स को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन जो आपके इन्वायरमेंटल केमिकल्स हैं जैसे पेस्टिसाइड्स मैंने बताया, हर्बिसाइड्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं और अदर्स जो हैं वो हमारी जो फूड सप्लाई है उसमें 40 to 50% कैंसर जो है वो कॉज कर रहे होते हैं। तो इसलिए जितना ये हम केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उतना इसकी जो बीमारी है वो फैल रही है।
कुछ फूड प्रोसेसिंग के दौरान भी हमें ऐसे टॉक्सिक मटेरियल पैदा हो जाते हैं जिसकी वजह से कैंसर होता है। जैसे फ्राइंग की जाए, ऑयल में फ्राइंग की जाए और प्रोलॉन्ग टाइम के लिए की जाए, यानी उसको ऑयल को मुसलसल हीट दिया जाए। और इसमें ये भी होता है कि ऑयल को एक दफ़ा इस्तेमाल किया और उसका रूल यही होता है कि उसको आप डिस्कार्ड कर दें, उसको आप ज़ाया कर दें। लेकिन हम अगर ऑयल को मुसलसल हीट दे रहे हैं और उसमें कुक कर रहे हैं तो वो भी टॉक्सिक मटेरियल पैदा करेगा और उसकी वजह से कार्सिनोजेनिक कंपाउंड जो हैं वो पैदा हो सकते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स थे। अब हम उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तो इसमें सजेस्ट जो किया जाता है वो यही किया जाता है कि लो फैट डाइट इस्तेमाल की जाए। लो फैट डाइट जो होती है वो इन्हांस करती है हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारी इम्यूनिटी को, हमारी जो रेजिस्टेंस है बीमारियों के ख़िलाफ़ उसको बढ़ाती है। ठीक है ना। तो इसमें कैंसर भी शामिल होगा दूसरी बीमारियों के साथ साथ। और इसके अलावा हमें जो डाइट होगी फ़ैट हाई फ़ैट डाइट जो होगी, स्पेशली अनसैचुरेटेड फ़ैट डाइट जो होगी, उसको भी हमें कोशिश करें कि हम उसे कम इस्तेमाल करें। तो मेन बात यही है कि फ़ैट का इस्तेमाल हमें कम करना है और लो फ़ैट डाइट हो, हाई फ़ाइबर डाइट हो और स्पेशली प्लांट बेस्ड डाइट हो। हाई फाइबर प्लांट बेस्ड डाइट हो, जैसे इसमें हम सीरियल्स वगैरह भी तो इस्तेमाल करते हैं ना, लेकिन वेजिटेबल्स हैं उनको ज़्यादा हमें इस्तेमाल करना चाहिए। इससे ट्यूमर का जो प्रोसेस है वो ग्रोथ जो है वो रिवर्स हो सकती है। इसके अलावा कुछ प्लांट्स ऐसे फूड हैं वो भी कैंसर को रोकते हैं, जैसे हम ब्रोकोली का इस्तेमाल करते हैं, कॉलीफ्लावर है, कैबिज वगैरह है, उसमें भी जो है वो कैंसर फाइट, उसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं और वो कैंसर के ख़िलाफ़ लड़ते हैं। गार्लिक बहुत अहम रोल प्ले करती है। इसके अलावा सोया फूड्स जो हैं वो, उसमें ऐसा केमिकल पाया जाता है जो श्रिंक कर देता है ट्यूमर्स को। इसके अलावा अगर हम देखें तो ऑरेंज कलर्ड फ्रूट्स जो हैं और इसके अलावा वेजिटेबल्स, स्पेशली लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं, उनका बहुत अहम रोल है। और हाई फाइबर डाइट जैसे मैं बता रही हूँ कि वो कैंसर की डेवलपमेंट को रोकती है और उससे क्या होगा, किस तरह से कि वो फीकल बल्क पैदा करती है और स्टूल के ज़रिए जो कार्सिनोजेंस होते हैं वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। एक और अहम बात कि हमें सप्लीमेंट स्पेशली विटामिन ए और ई जो है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है और स्पेशली जब हम कीमोथेरेपी जब होती है तो वो उसमें इनका इस्तेमाल बहुत अहम होता है कि वो रीबॉन्डिंग कर देती है। अब कुछ कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं जो भी मैंने आपको बताई हैं उसको हम मज़ीद पॉइंट्स में भी देखते हैं कि डाइटरी फ़ैट इंटेक हमने रिड्यूस करना है, चाहे सैचुरेटेड हो चाहे अनसैचुरेटेड हो। तकरीबन 30% से भी कम इस्तेमाल कैलोरीज़ हमने इससे करनी है, 30% से भी कम। हाई फाइबर फूड इस्तेमाल करने चाहिए, स्पेशली ऐसे फ्रूट्स इस्तेमाल करें जैसे एप्पल है, एप्रिकॉट है, पीचीज़ हैं, मेलन है, स्ट्रॉबेरीज़ हैं, मैंगोज़ वगैरह को हम इस्तेमाल करें। और वेजिटेबल्स में जैसे मैंने अभी बताया आपको, कैबिज, कॉलीफ्लावर, टर्निप, रेडिश, स्पिनिच को हम इस्तेमाल करें। होल ग्रेन्स में हम होल व्हीट को भी यूज़ करें, चपाती मतलब होल पल्सेस को हम इस्तेमाल करें। ठीक है। और अनियंस और गार्लिक का इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए और विटामिन ए और विटामिन सी डेली बेसिस पे हमें फूड में लेना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया आपको विटामिन सी क्या है, रेजिस्टेंस पैदा करती है बीमारियों के ख़िलाफ़ बॉडी में। अल्कोहलिक बेवरेजेस का इस्तेमाल बिल्कुल ना हो और इसके अलावा जो ऐसे फूड जो जैसे टिक्का वगैरह, कबाब हैं जो आप स्मोक में बनाते हैं जैसे बारबेक्यू वगैरह, उसको आप मॉडरेशन में इस्तेमाल करें। वैसे उसका इस्तेमाल बहुत कम होना चाहिए, वो हार्मफुल होते हैं। तो ये कुछ ऐसी प्रिवेंशंस हैं जिन पे मतलब जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं हम कैंसर को, कि वो मज़ीद ना फैले और उसका कम हो जाए, उसका जो साइज़ है वो श्रिंक हो जाए। तो और इसके अलावा ये कि जिन लोगों को नहीं हुआ ये मर्ज़, वो हेल्दी फूड इस्तेमाल करके इन गाइडलाइंस पे अमल करके अपने में ख़ुद में इसके जो चांसेस हैं उसको कम कर सकते हैं।
तो इसमें आपने दो चीज़ें देखी कि दो थ्योरीज़ इसके बारे में बयान की जाती हैं। एक थ्योरी ये कहती है कि कुछ ऐसे स्पॉन्टेनियस एरर्स पैदा हो सकते हैं ड्यूरिंग सेल रिप्रोडक्शन बॉडी में, जिसकी वजह से ये होता है। और दूसरी थ्योरी में क्या बताती है कि कोई एक्सटर्नल एजेंट आपकी बॉडी में दाखिल हो जाए या आपके नॉर्मल सेल्स में दाखिल हो जाए, यानी उसकी वजह से भी ये स्टार्ट हो सकता है कैंसर का अमल जो है वो कैंसर कॉज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने भी आपको बताया था, केमिकल्स हैं, रेडिएशंस हैं वगैरह, वो एक्सटर्नल हो जाएंगे इसमें। और कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई मतलब बॉडी के अंदर ही कोई ऐसी चेंजिंग्स होनी शुरू हो जाएं जिसकी वजह से ये अचानक सामने आ जाए। और दूसरा ये है कि हमारी फूड हैबिट्स हैं और ये डिफरेंट केमिकल्स, रेज़ेस और फूड एडिटिव्स वगैरह, हम कुछ ऐसी ड्रग्स का इस्तेमाल करें जिसकी वजह से बॉडी में एबनॉर्मल होना, सेल की रिप्रोडक्शन होना शुरू हो जाए और वो ग्रोथ भी होना शुरू हो जाए, मतलब वो स्प्रेड भी होना शुरू हो जाए बहुत तेज़ी से। दैट्स ऑल, ये हमारा आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट में हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।